साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज गुप्त काल में कला एवं साहित्य चलेगा, इसके बाद गुप्त काल समाप्त हो जाएगा। गुप्त काल में कला और साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्त काल का ये स्वर्णिम काल या स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको क्लासिकी युग कहा जाता है गुप्त काल का, और पूरे इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कला और साहित्य का जो विकास हुआ है वो किसी भी काल में हमको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे चित्रकला, स्थापत्य कला चाहे हो या फिर साहित्य की दृष्टि से देखें तो भी इसका विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ है। रामायण या महाभारत या जो है वेद पुराण जितने भी जिसमें लिखे गए इतनी स्मृतियाँ लिखी गई वो सब इसी काल में, गुप्त काल में ही लिखी गई हैं। तो साथियों हम एक एक फैक्ट करके लिख लेते हैं और उन फैक्ट के सहारे विश्लेषण करके कला और साहित्य समाप्त करके अगले वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ हम देख लेते हैं कि एक एक फैक्ट, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आए हुए हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहला, गुप्त काल में ही मंदिर कला निर्माण या मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। यहाँ पर देख लेते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वैष्णो मंदिर है, ये भारतीय निर्माण कला का उदाहरण है। भारतीय निर्माण का शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। फिर उदयगिर का मंदिर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति वीरसेन ने बनवाया था, वैष्णो मंदिर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिख लेते हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिर का मंदिर। उदयगिर का मंदिर है, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यह जो मंदिर था उदयगिर का, यह विष्णु मंदिर था। फिर स्थापत्य कला के दृष्टि से जो सारनाथ का एक जो मूर्ति बनी है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। गुप्त मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां और चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता बौद्ध मंदिर
अजंता बौद्ध कला का उदाहरण है। गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर है उनकी एक हम सारणी बना लेते हैं और उसको 2 बार रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में हम आएंगे। ये यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल लेते हैं, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आया भी कई बार है, जिसमें यहाँ पे हम एक डाल लेते हैं स्थान और एक यहाँ पे हम डाल लेते हैं मंदिर या स्तूप, मंदिर आवली स्तूप। इसमें सबसे पहला जो मंदिर देख लेते हैं भूमरा का मंदिर। भूमरा मंदिर ये शिव मंदिर को समर्पित है। फिर तिगवा, यह मंदिर भी विष्णु मंदिर को समर्पित है। ऊपर शिव मंदिर भूमरा, तिगवा जो है विष्णु मंदिर को समर्पित है। फिर देवगढ़, ये जो देवगढ़ का मंदिर है ये दशावतार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दशावतार। उसके बाद देवगढ़ के बाद सिरपुर, सिरपुर एग्जाम में भी कई बार आया है, ये लक्ष्मण मंदिर पोस्ट जो है सिरपुर, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, एग्जाम में सारे आ चुके हैं। सिरपुर ये लक्ष्मण मंदिर और ये ईंटों का बना हुआ है, लक्ष्मण मंदिर। ये भी पूछा है किस से बना हुआ है, ये ईंटों का बना हुआ है। सिरपुर के बाद उदयगिरी का मंदिर हम लिख लेते हैं, हालांकि यहाँ उदयगिरी का मंदिर हम देख लेते हैं, उसको विष्णु मंदिर उदयगिरी का मंदिर ये विष्णु भगवान को है, विष्णु भगवान का समर्पित है, बना हुआ है उदयगिरी का भगवान विष्णु भगवान। और उसके बाद भीतरगांव, ये ईंटों का मंदिर है भीतरगांव, ये कानपुर के पास पड़ता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भीतरगांव, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और यह जो मंदिर बना है यह ईंटों का बना हुआ है। ईंटों का बना है। भूमरा तिगवा, अभी एक बार हम इसका रिवीजन भी ले लेंगे। और सारनाथ धम्मक स्तूप जो बना हुआ है इसको हम लोग जानते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारनाथ धम्मक स्तूप, या इसको धम्मक स्तूप, ये जो धम्मक स्तूप बना हुआ है। उसके बाद नालंदा, ये बौद्ध विहार बना हुआ है। नालंदा को हम लिख लेते हैं, ये नालंदा ये बौद्ध विहार है, बौद्ध। ये इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इसको हम एक बार जो है इसका कर लेते हैं, इस दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। भूमरा शिव मंदिर है, तिगवा जो है ये विष्णु मंदिर को है समर्पित, विष्णु मंदिर। देवगढ़ दशावतार, सिरपुर जो लक्ष्मण मंदिर है ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। और उदयगिर जो विष्णु भगवान को समर्पित है, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति जो था, वीरसेन नाम था, उसने बनवाया था। और भीतरगांव ईंटों का मंदिर बना हुआ है, सारनाथ धम्मक स्तूप और नालंदा बौद्ध विहार। ये जो है इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ हम महत्वपूर्ण पुस्तक देखेंगे, तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
जैसा कि हम कहा कि यह विद्वानों ने बताया कि गुप्त काल कला एवं साहित्य के दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है, स्वर्ण काल का युग माना जाता है। तो गुप्त काल की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनकी हम सारणी बना लेते हैं। तो हम 2 सारणी बना लेते हैं। तो पहली सारणी में हम यहाँ पे देख लेते हैं, लिख लेते हैं गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें और उनके रचनाकार या लेखक, पुस्तकें एवं लेखक। तो इस तरह हम देखते हैं और 2 सारणी इसका बना लेते हैं, जिसमें हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ऋतु संहार, बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है ये। ऋतु संहार, मेघदूत और रघुवंश, कुमार संभव। ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकान अर्जुन, मालविकान अर्जुन नहीं मित्रम, मालविकान मित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। और उसके बाद विक्रम वर्षियम, और इसके बाद एक किताब है मुद्रा राची। ये तो इतनी किताब, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, ज्ञान, ये इसको हम इतनी किताबें ये कालिदास द्वारा रचित हैं। ये इतनी किताबें कालिदास द्वारा रचित हैं। और उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट किताबें हैं हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ भी हम बना लेते हैं एक, यहाँ पे एक तो हो जाएगा पुस्तक और दूसरा यहाँ पे लेखक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं देवी चंद्रगुप्त, ये विशाख दत्त, दस कुमार चरित, बहुत इम्पॉर्टेंट किताबें हैं। सभी इसके सभी एग्जाम में आ रहे हैं, आ गए हैं और आएंगे। इसी में से एक जितनी भी पुस्तकें इसमें लिखाया गया है, इसमें से एक प्रश्न बिल्कुल 100% मिलना अनिवार्य है किसी भी कंपटीशन में, IAS से लेके छोटी भी कंपटीशन जितने भी होंगे। दस कुमार चरित, ये दंडिन और स्वप्न वासव दत्ता, ये भास, फिर हर्षचरित, ये बाण द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित के बाद ये कादंबरी भी हर्ष बाण द्वारा लिखा गया है। कादंबरी यह भी बाण द्वारा ही लिखा गया है। फिर तीन किताबें जो हर्ष द्वारा लिखी गई हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये लगातार पेपर में आया है। ये नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, ये तीनों जो है ये हर्ष द्वारा ये किताबें हर्ष द्वारा लिखित हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हम किरातार्जुनीयम
ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ चुका है, किरातार्जुनीयम, ये 12वीं। उसके बाद बृहत संहिता, जो कि वराह मिहिर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है ये। उसके बाद हम दो बहुत ही इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जगह नहीं है फिर हम थोड़ा और लिखा लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, फिर उसके बाद हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इस तरह समझ लीजिए, इधर इतनी पुस्तकें कालिदास की अकेले हैं और बाद में ये किस किताबें हैं और कुछ और बची हुई हैं, उनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, नीति शास्त्र, ये जो कामंदक हैं, और कामसूत्र, वात्सायन, इस तरीके से कुछ किताबें हैं। फिर आर्यभट्ट की कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम पुस्तक एवं यहाँ लेखक, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्यभट्ट की पुस्तकों को देख लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रह्म सिद्धांत के अलावा आर्यभट्टीय, ब्रह्म सिद्धांत के अलावा ये आर्यभट्टियम, फिर सूर्य सिद्धांत, ये किताब, ये तीनों किताबें जो महत्वपूर्ण हैं, ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये किताबें हैं और ये एग्जाम के दृश्य से भी बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद हम पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है। उसके बाद नीति शास्त्र, कामंदक, फिर कामसूत्र, वात्सायन, चरक संहिता, ये चरक, और यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है, मृच्छ कटिकम, जो कि शूद्रक द्वारा ये लिखा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। और उसके बाद कला और साहित्य की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थीं वो हमने आपको बताया। ये भी साथ में बताया कि गुप्त काल में ही सारी जो है रचित की गई हैं, चाहे वो अंतिम रूप रामायण, महाभारत या पुराण या वेद जिसका भी हो। स्मृतियाँ बहुत सारी लिखी गई, मनुस्मृति, नागर स्मृति या नारद स्मृति या गलक स्मृति। हालांकि अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग जो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो सारी बातों को नहीं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण बातें थीं और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके सहारे से मेंस का विश्लेषण किया जा सकता है और प्री और मेंस में जितने भी सवाल आ सकते हैं, उन सारे डायमेंशन को हमने कवर किया है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और साथियों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं अगले जो है चैप्टर के साथ। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।